नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए झूठे अपमान का बोझ। आज पूरे दफ्तर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कई हफ्तों से चल रही चटपटी गपशप को अचानक विराम लग गया था। सुबह दफ्तर में आते ही एक दूसरे से मिलने पर हाय हेलो नमस्ते की जगह हर किसी की जबान पर निदेशक महेश पुरी का ही नाम था। हर एक के हाथ में अखबार था जिसमें महेश पुरी की आत्महत्या की खबर छपी थी। महेश पुरी अचानक ऐसा कदम उठा लेंगे, ऐसा न उनके घर वालों ने सोचा था, न ही दफ्तर वालों ने। वैसे तो इस दुनिया से जाने वालों की कभी कोई बुराई नहीं करता, लेकिन महेश पुरी तो वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति थे। उनके साथ काम करने वालों के दिल में उनके लिए इज्जत और सम्मान था। 30 वर्षों के कार्यालय में उनसे कभी किसी को कोई शिकायत नहीं रही। महेश पुरी बहुत ही सुलझे हुए सभ्य तथा सुसंस्कृत व्यक्ति थे। कम बोलना, अपने मातहत काम करने वालों की मदद करना, सबके सुख दुख में शामिल होना तथा दफ्तर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना उनके व्यक्तित्व के विशेष गुण थे। लगभग 6 महीने पहले उनकी ब्रांच में कविता तबादला होकर आई थी। कविता ज्यादा दिनों तक एक जगह टिक कर काम कर ही नहीं सकती थी। वह अपने आसपास किस्से, कहानियों, दोस्तों और संबंधों का इतना मजबूत जाल बुन लेती कि साथ काम करने वाले कर्मचारी दफ्तर और घर को भूलकर उसी में उलझ जाते। लेकिन जब विभाग के काम और अनुशासन की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती तो कविता का वहां से तबादला कर दिया जाता। कविता जिस भी विभाग में जाती, वहां काम करने वाले पुरुष मानो हवा में उड़ने लगते। हंस हंस कर सबसे बातें करना, चाय पार्टियां करते रहना, अपनी कुर्सी छोड़कर किसी भी सीट पर जा बैठना कविता के स्वभाव में शामिल था। ऐसे में दिन का पता ही नहीं लगता कब पंख लगाकर उड़ जाता। कविता चीज ही ऐसी थी, खूबसूरत, जवान, पढ़ी लिखी तथा आधुनिक विचारधारा वाली फैशनेबल लड़की। नित नए फैशन के कपड़े पहनकर आना, भड़कीला मेकअप, ऊंची हील के सैंडल, कंधों तक झूलते घने काले केस, गोरा चिट्टा रंग, गठा शरीर और 5 फुट 3 इंच का कद। ऐसी मोहक छवि और ऐसा व्यवहार भला किसे आकर्षित नहीं करेगा। सहकर्मी भी दिन भर उससे रस ले लेकर बातें करते। कोई कितना भी कम बोलने वाला हो, कविता उसे कुछ ही दिनों में रास्ते पर ले आती और वह भी दिन भर बतियाने लगता। वह जिसकी भी सीट पर जाती, उस सहकर्मी की गर्दन तन जाती। लेकिन शेष सहकर्मियों की गर्दनें भले ही फाइलों पर झुकी हो, परंतु उनके कान उन दोनों की बातों पर ही लगे रहते। इतना ही नहीं, कविता जिस सेक्शन में होती, वहां के काम की रिपोर्ट खराब होने लगती, क्योंकि उसके रहते दफ्तर में काम करने का माहौल ही नहीं बन पाता। बस पुरुष कर्मचारियों में एक होड़ सी लगी रहती कि कौन कविता को पहले चाय का ऑफर करता है और कौन लंच का, किसका निमंत्रण वह स्वीकार करती है और किसका ठुकरा देती है। हालांकि कविता को उसके इस खुले व्यवहार के बारे में समझाने की कोशिश बेकार ही साबित होती। फिर भी उसकी खास सहेली रमा उसे अक्सर समझाने की कोशिश करती रहती, लेकिन कविता ने कभी उसकी एक नहीं सुनी। कविता का मानना था कि यह 21वीं सदी है, औरत और मर्द दोनों के बराबर अधिकार है। ऐसे में मर्दों से बात करना, उनके साथ चाय पीने, कहीं आने जाने में क्या हर्ज है। आदमी कोई खा थोड़े ही जाते हैं, वह उनसे बात ही तो करती है। प्यार या शादी के वादे थोड़े करती है जो मुश्किल हो जाएगी। रमा का कहना था कि यदि ऐसी बात है तो फिर वह आए दिन किसी न किसी की शिकायत करके अपना तबादला क्यों करवाती रहती है। कविता सफाई देते हुए कहती कि इसमें उसका क्या कसूर, पुरुषों की सोच ही इतनी संकुचित है।
कोई सुंदर लड़की हंसकर बात कर ले या उसके साथ चाय पी ले तो उनकी कल्पना को पंख लग जाते हैं। फिर न उन्हें अपनी उम्र का ख्याल रहता है, न समाज का। कविता को अपनी खूबसूरती का, उसे देखकर मर्दों के आहें भरने का, कुछ पल उसके साथ बिताने की चाहत का अंदाजा था। तभी तो उसने जब जो चाहा वह पाया। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न मकान और स्वच्छंद जीवन। अगर कभी कोई उपहास परिहास में मर्यादा की सीमाएं लांघ भी जाए तो भी कविता ने बुरा नहीं माना। लेकिन कौन सी बात कविता को बुरी लग जाए और पुरुष सहकर्मी की शिकायत ऊपर तक पहुंच जाए, अनुमान लगाना कठिन था। परिणाम स्वरूप कविता का तबादला दूसरी जगह कर दिया जाता। दफ्तर भी कविता की शिकायतें सुन सुनकर और तबादले कर करके परेशान हो गया था। महेश पुरी के विभाग में कविता का तबादला शायद दफ्तर की सोची समझी नीति के तहत हुआ था। इधर पिछले कुछ वर्षों से कविता की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। दफ्तर के उच्च अधिकारियों के लिए वह एक शिरदर्द बनती जा रही थी। उधर पूरे दफ्तर में महेश पुरी की सजनता और शराफत से सभी परिचित थे। कविता को उनके विभाग में भेजकर दफ्तर ने सोचा होगा कि कुछ दिन बिना किसी झंझट के बीत जाएंगे। कविता भी इस विभाग में पहले से कहीं अधिक खुश थी। कविता की दृष्टि से देखा जाए तो इसके कई कारण थे। पहला, यहाँ कोई दूसरी महिला कर्मचारी नहीं थी। महिला सहकर्मी कविता को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसका रोकना टोकना, समझाना या उसके व्यवहार को देखकर हैरान होना या बातें बनाना कविता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। दूसरा मुख्य कारण था, इस ब्रांच के अधिकांश पुरुष कर्मचारी कुंवारे थे। उनके साथ उठने बैठने घूमने फिरने कैंटीन में जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उन्हें न अपनी बीवियों का डर होता और न ही शाम को घर भागने की जल्दी। अतः दोनों ओर से स्वच्छंदतापूर्ण व्यवहार का आदान प्रदान होता। यही कारण था कि कुछ ही दिनों में कविता जान पहचान की इतनी मंजिलें तय कर गई जो दूसरे विभागों में वह आज तक नहीं कर पाई थी। एक दोपहर कविता महेश पुरी के कैबिन से बाहर निकली तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। अपना आंचल ठीक करती, गुस्से से पैर पटकती, अंग्रेजी में दो चार मोटी मोटी गालियां देती वह कमरे से बाहर चली गई। पूरा स्टाफ यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया। कोई कुछ भी न समझ पाया। सबने इतना अनुमान जरूर लगा लिया कि कविता ने दफ्तर के काम में कोई भारी भूल की है या फिर उसके खिलदंडे व्यवहार और काम में ध्यान न देने के लिए डांट पड़ी है। दूसरी तरफ सब लोग इस बात पर भी हैरान थे कि साहब ने कविता को बुलाया तो था ही नहीं, फिर उसे साहब के पास जाने की जरूरत ही क्या थी। फाइल तो चपरासी के हाथ भी भिजवाई जा सकती थी। ब्रांच में अभी अटकलें ही लग रही थी कि तभी कविता विजिलेंस के 3-4 उच्च अधिकारियों को साथ लेकर दंदनाती हुई अंदर आ गई। वे सभी महेश पुरी के कैबिन में दाखिल हो गए। मामला गंभीर हो चला था। कर्मचारियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अधिकारियों का समूह अंदर क्या कर रहा था, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बाहर बैठे कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वैसे तो वे सब फाइलों में सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन ध्यान और कान दीवार के उस पार लगे थे। कुछ देर बाद विजिलेंस अधिकारी बाहर बिना किसी से कुछ बात किए चले गए थे। उनके पीछे पीछे कविता भी बाहर आ गई। परेशान, गुस्से में लाल पीली, बड़बड़ाती हुई अपनी सीट पर आकर बैठ गई और कुछ लिखने लगी। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि पूछे आखिर हुआ क्या।
पुरी साहब आखिर किस बात पर नाराज है? उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? कविता भी इस चुप्पी को सह नहीं पा रही थी। वह गुस्से से बोली, समझता क्या है अपने आप को? इसके अपने घर में कोई औरत नहीं है क्या? सुनते ही सब अवाक रह गए। सबकी नजरों में एक ही प्रश्न अटका था, क्या महेश पुरी भी? किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। कविता फिर फुफकार उठी, बहुत शरीफ दिखता है ना? इस बुढ़े को भी वही बीमारी है। जरा सुंदर लड़की देखी नहीं कि लार टपकने लगती है। इतना सुनते ही पूरी ब्रांच में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई भी कविता की बात से सहमत नहीं लग रहा था। पूरी साहब किसी लड़की पर बुरी नजर रखे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि कविता अकारण तो गुस्सा न करती, कोई कारण तो होगा ही। पूरी के मामले में लोगों का यकीन डगमगाने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह नीचा किए महेश पुरी तेज कदमों से बाहर निकल गए और उसके बाद फिर कभी दफ्तर नहीं आए। उस दिन से प्रतिदिन दफ्तर में घंटों उस घटना की चर्चा होती। पुरी साहब और कविता के बारे में बातें होने लगी। कविता के चाहने वाले भी दबी जबान में उस पर छिटाकंसी करने से नहीं चूक रहे थे। तो दूसरी तरफ वर्षों से दिल ही दिल में पुरी साहब को सज्जन मानने वाले भी उन पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे थे। वास्तव में यह आग और घी का, लोहे और चुंबक का रिश्ता है, किसे दोष दे? पुरी साहब तो उस दिन के बाद से कभी दफ्तर ही नहीं आए। लेकिन कविता शान से रोज दफ्तर आती, यहाँ वहाँ बैठती, जगह जगह पुरी साहब के विरुद्ध प्रचार करती रहती। दिन में कई कई बार वह किसी किस्से को सुनाती कि कैसे पुरी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। नाराज होते हुए सबसे पूछती, खूबसूरत होना क्या कोई गुनाह है? क्या हर खूबसूरत लड़की बिकाऊ होती है? नौकरी करती हूँ तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? वगैरह। कविता की बातें मजमा इकट्ठा कर लेती। लोग पूरी हमदर्दी से सुनते, फिर कुछ नमक मिर्च अपनी तरफ से लगाते और किस्सा आगे परोसते थे। बात आग की तरह इस दफ्तर तक ही नहीं, दूर की ब्रांचों तक फैल गई। कविता के सामने हमदर्दी रखने वाले भी उसकी पीठ पीछे छिंटाकंसी से बाज न आते। दफ्तर में इस घटना के लिए एक जांच कमेटी नियुक्त कर दी गई थी। जांच कमेटी अपना काम कर रही थी। एक दो बार पुरी साहब को भी दफ्तर में तलब किया गया। शर्मिंदगी से वे जांच कमेटी के आगे पेश होते और चुपचाप लौट जाते। वर्षों साथ रहे पुरी के पुराने दोस्तों की भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि पुरी साहब से क्या कहे, क्या पूछे। आज का अखबार पढ़ते ही रमा स्वयं को रोक न सकी और कविता के घर पहुंच गई। वह कुछ साल पहले महेश पुरी के साथ काम कर चुकी थी। कविता का चेहरा कुछ उतरा हुआ था। रमा को देखकर वह कुछ घबरा गई। गुस्साई रमा ने बिना किसी भूमिका के अखबार कविता के सामने पटकते हुए पूछा, यह क्या है? सर में से मर गया और क्या? कविता, तू कुछ भी कहती फिर, लेकिन मुझे लगता है उस दिन उसने तेरी नहीं बल्कि तूने उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। उस दिन से वह शर्मिंदा हुआ मुंह छिपाए बैठा था और तू है कि जगह जगह अपनी इज्जत आप उछालती फिर रही है। मुंह क्यों नहीं छिपाता वह? उसने काम ही ऐसा किया था। क्या किया था उसने? पूछते हुए रमा ने अपनी आंखें कविता की आंखों में गड़ा दी। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, आखिर क्या किया था उसने? उसने उसने क्या इतना काफी नहीं कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था? इस पर भी तू चाहती है कि मुझे चुप रहना चाहिए था? वह इज्जतदार था तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि
आखिर उसने किया क्या था। अच्छी जीत है, तू नहीं जानती कि एक औरत की इज्जत क्या होती है। इतना ही अपनी इज्जत का ख्याल है तो उस दिन से जगह जगह फिर वही बात। अरे भाई, 21वीं सदी है। आज मर्द अपनी मनमानी करता रहे और औरत आवाज भी न उठाए। 21वीं सदी में ही क्यों, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का हक तो औरतों को हमेशा से है। लेकिन कोई, लेकिन क्या, लेकिन यह कि आवाज उठाने के लिए कोई बात तो हो, हवा देने के लिए चिंगारी तो हो। रमा, तुझे तो हमेशा से मैं गलत ही लगती हूँ। तू ही बता, एक औरत होकर क्या मैं इतनी बड़ी बात कर सकती हूँ। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक औरत होकर तू कैसे। चल छोड़ रमा, अब तो वैसे भी किस्सा खत्म हो गया है। एक भला आदमी अपने माथे पर कलंक लेकर जान देने पर मजबूर हो गया। उसका परिवार बेसहारा हो गया और तू कह रही है किस्सा खत्म हो गया। बस कर रमा, मेरी दोस्त होकर तुझे उससे हमदर्दी है। बस कर, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तू क्यों परेशान होने लगी। उस दिन से आज तक दिन में 20 बार तू यही किस्सा तो सुना रही है। लोगों ने सुन सुनकर तिल का ताड़ बना दिया है। आज मैं पूछ रही हूँ तो टाल रही है। बता तो सही, आखिर उसने तेरे साथ क्या किया था। उसने वह किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। कविता गुस्से से कांपने लगी। फिर भी क्या, रमा को जैसे जीत हो गई थी कि वह कविता के मुंह से सुनकर ही मानेगी। कविता गुस्साई नागिन की भांति फूफकारने लगी। रमा अभी भी निडर हो उसकी आंखों में आंखें गड़ाए बैठी थी। तू जानना चाहती है ना, उसने मेरे साथ क्या किया था। हाँ, बताओ तो जानना चाहती हूँ। उसने मेरा ऐसा अपमान किया था जो आज तक किसी मर्द ने नहीं किया। 6 महीने हो गए थे मुझे उसके सेक्शन में काम करते हुए। उसने कभी आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। इतनी उपेक्षा मेरे रंग रूप की, इतनी बेजारी मेरे बनाव सिंगार से। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने मर्दों को अपने पर मरते फिदा होते पाया है। मैं जिस रास्ते से भी निकल जाऊं, मर्द मुझे मुड़ कर देखे बिना नहीं रहते। वह किस मिट्टी का बना हुआ था, मैं नहीं समझ पाई। अपना यह अपमान मैं नहीं सह पाई। कविता एक सांस में कह गई। क्या। रमा अवाक रह गई। जानती है, उस दिन मैंने नई डिजाइन की साड़ी पहनी हुई थी। सुबह से हर कोई मेरी तारीफ करता नहीं थक रहा था। मैंने लंच तक 2 बार उसको बहाने से गुड मॉर्निंग की और वह बिना मेरी तरफ देखे जवाब में फुसफुसाकर चल दिया। लंच के बाद मैं एक जरूरी फाइल के बहाने से उसके कमरे में गई, लेकिन उसने आंख उठाकर नहीं देखा। अपने काम में व्यस्त बोला, रख दो। कविता, तू पागल तो नहीं हो गई। रमा लगभग चीख उठी। तू नहीं समझेगी। पता है, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। चेतना शून्य रमा वहां और खड़ी न रह सकी। काश कोई ऐसा आईना होता जो चेहरे के पीछे छिपी बदसूरती को दिखा पाता। आज कविता को उसी आईने की सख्त जरूरत है। कविता का यह कैसा प्रतिशोध था। रमा का जी चाह रहा था कि दफ्तर में जाकर जोर जोर से चिल्लाए और सबको बताए कि आखिर मरने वाले ने उस दिन कविता के साथ क्या किया था।
लेकिन कविता के झूठे आरोपों को महेश पुरी ने आत्महत्या करके पुख्ता कर दिया था। कविता के झूठ को पुरी की आत्महत्या ने सच बना दिया था। झूठ इतना काला हो गया था कि अब उस पर सच्चाई का कोई भी रंग नहीं चढ़ सकता था। कहते हैं ना, बार बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है। कविता ने यह साबित कर दिया था। देखना तो यह है कि झूठ के जिस बोझ को महेश पुरी नहीं उठा पाए, क्या कविता उसे उठाकर जी पाएगी? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।